Yes, very good evening everyone. Today we are starting with the recruitment and selection. कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बस कल कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. आज हम लोग पूरा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे. प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन. जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन. एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो तो सेशन स्टार्ट कर सकें. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जितना बच्चा तैयारी कर रहा है और यूजीसी नेट मैनेजमेंट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर. कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आने वाले हैं. तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. 11 सालों से लगातार टीचिंग और रिसर्च के साथ जुड़े हुए इंडिया के टॉप टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में. I used to work with the IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, SARDA, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates for UGC NET in commerce and management and economics. Cracked the UGC NET JRF 4 times in a commerce and management. Published more than 20 research papers in index journals. MBA International Business, MCOM, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation is all about the recruitment. तो हम लोगों ने बेसिक रिक्रूटमेंट का बात कर लिया था कल. आज हम लोग बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज की आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो स्टडी ओनली वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट. बेसिक्स हम लोगों ने बात कर लिया था कि recruitment is a process of finding and attracting the capable job candidate for employment, and the process begins when new recruits are sought and when the applications are submitted. So this is all about we have discussed yesterday. What is the purposes of recruitment? I have been told you recruitment होता है क्या. recruitment होता है कि भर्ती करना. एक जो रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पर्टिकुलर नौकरी के लिए अप्लाई करें. दैट इज ऑल अबाउट द सक्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक यही डिफरेंस है. रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद द की और एंड होता है जहां तक कि लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया. सिलेक्शन उसके बाद स्टार्ट होता है. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और सिलेक्शन इज ए निगेटिव, बिकॉज रिक्रूटमेंट में किसी को निकाला नहीं जाता. एनीबडी कैन अप्लाई. ऑल दोज कैंडिडेट हु आर द एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट इन पर्टिकुलर जॉब
only those candidate they can apply. So purpose क्या है? Increase the size of applicant pool at a minimum cost. कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लोग अप्लाई करें. दैट इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट. आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स. आइडेंटिफाई करिए और पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स को, ताकि वो आपकी पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर भर्ती के लिए लोग अप्लाई करें. इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग ओवर और अंडर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स. ये भी कल बताया था. डिक्रीज द अर्ली टर्नओवर. दैट इज ऑल अबाउट द रिटेंशन रेट. वी हैव बीन डिस्कस अबाउट कि आपको इस तरीके की रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाना है ताकि रिटेंशन रेट ज्यादा से ज्यादा रहे. इंक्रीज द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. तो दैट इज पॉइंट, दैट ऑल पॉइंट वी हैव डिस्कस स्टार्टेड. ये भी हमने बात कर लिया. सिंपल मॉडल, स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट फिलॉसफी, देन रिक्रूटमेंट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, देन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज, स्क्रीनिंग, सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, एंड फाइनली रिक्रूटमेंट इवैल्यूएशन. दिस इज ऑल वी हैव बीन डिस्कस स्टार्टेड. रिक्रूटमेंट यील्ड प्रॉमिट वी हैव बीन डिस्कस. स्टार्ट विद द, 1200 लोगों ने अप्लाई किया, 200 लोग कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, 150 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 100 लोगों को ऑफर दिया गया, 50 लोगों को फाइनली हायर किया. एडवांटेज की बात किया इंटरनल रिक्रूटिंग की कल हम लोगों ने. हाउ टू रिक्रूट इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बात करेंगे आज. डिसएडवांटेज की बात किया. इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल. और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड, एक्सटर्नल रिक्रूटिंग. फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिक्रूटमेंट की हम लोगों ने बात किया. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज कल का लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा. यस, टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस विद द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 100% 3 से 4 क्वेश्चन केवल इसी स्लाइड से आएंगे. अब आपको सभी एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं. इंटरनल सोर्सेज प्रेजेंट एम्प्लॉइज, जो आप पहले से ऑर्गेनाइजेशंस में, पहले से संगठन में, पहले संस्था में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए, प्रमोशन कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज रेफरल्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनका कुछ रेफरल, जिसको बोलते हैं ना कि रेफरेंस. तो एम्प्लॉइज रेफरल्स, ऑल दोस पर्संस हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके कुछ रेफरल्स, उन्होंने किसी लोगों को रेफर किया है. फॉर्मर एम्प्लॉइज, जो पहले से ही नौकरी, जो पहले जो जॉब करते थे आप लोग, क्या वो छोड़ के चले गए, रिटायर होकर उनको दोबारा वापस बुला लिया. प्रीवियस एप्लीकेंट्स, जो पुरानी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूट सोर्सेज. ठीक है, तो इसमें कुछ समझना नहीं, इसमें समझना है. सबसे पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, हेड हंटिंग एंड पोचिंग. किसी को पता है हेड हंटिंग एंड पोचिंग क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल? श्वेता मैम, यू, अनुज, रोशन, अंजलि. Can anybody tell what is all about the sources of recruitment में head hunting and poaching क्या होता है? They should have two-way communication actually. आप लोग बताइए क्या होता है head hunting and poaching? नहीं, कोचिंग के मीडियम से एप्लीकेशन एजुकेशन नहीं, कोचिंग की बात कर रहा है. पोचिंग, POACHI हिंदी, पोचिंग. नो, पोचिंग ये नहीं होता. हेड हंटिंग एंड पोचिंग. हेड हंटिंग होता है कि पहले पोचिंग समझिए. पोचिंग मतलब पोच करना, टू पोच समवन. कैसे पोच करना? अब अपने कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज को, पोचिंग इज बेसिकली फॉर मिड लेवल एम्प्लॉयज. ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं उनको रिक्रूट करना. पोचिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो मिड लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको क्या करेंगे, उनको वाइल गिविंग सम सर्टेन एडिशनल बेनिफिट, यू आर पोचिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कॉल्ड पोचिंग. ठीक है, पोचिंग क्या होता है कि टू पोच समवन. कैसे पोच करेंगे कि ऑल जो आपके कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज, जैसे कॉम्पिटिटर कौन हो, पेप्सी, कोकोला ने पेप्सी के मैनेजर को थोड़ी सैलरी ज्यादा देके, एडिशनल बेनिफिट देके अपनी कंपनी में वापस बुला लिया, दैट इज कॉल्ड पोचिंग. समझ के? पोचिंग
Poaching is all about to poach someone from your competitor company. That is called poaching. Poaching is basically for mid level और lower level. Mid level के लिए poaching होता है, ठीक है? तो पोचिंग को समझ गया कि आप अपने कॉम्पिटिटर के कंपनी को, एम्प्लॉयज को कुछ एडिशनल बेनिफिट देके, एडिशनल सैलरी देके, एडिशनल कुछ पोस्ट देके अपनी कंपनी में बुला लेना, दैट इज कॉल्ड पोचिंग. फिर आता है हेड हंटिंग. हेड हंटिंग क्या होता है? हेड हंटिंग इज बेसिकली फॉर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. नोट कर लीजिए, हेड हंटिंग किसके लिए? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है. जब हमको अपनी किसी कंपनी के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करना होता है, वहां पर हम लोग हेड हंटिंग की टेक्निक्स फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हेड हंटिंग इज ऑल अबाउट द टॉप लेवल. आपको किसी कंपनी का, आपने कभी देखा कि सीईओ का इंटरव्यू हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो रहा है, प्रेसिडेंट की इंटरव्यू हो रहा है? नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस. उसमें हम लोग हेड हंटिंग के थ्रू, हेड हंटिंग इज द टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आप हेड हंटिंग में आप किसी भी कंपनी का सीईओ, अपनी कंपनी का सीईओ हायर करना है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हायर करना होता है, तो हम लोग हेड हंटिंग के थ्रू उसको, हेड हंटिंग मतलब हेड पे हंट करना, तो दैट इज कॉल्ड हेड हंटिंग. तो हेड हंटिंग क्या होता है? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को होता है. टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करने की जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम लोग हेड हंटिंग कहते हैं. तो हेड हंटिंग और पोचिंग समझ में आ गया? रिक्रूटमेंट पोचिंग इज फॉर मिड लेवल, और पोचिंग अपने कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज को बेनिफिट देकर, सैलरी एडिशनल देकर, पोस्ट एडिशनल देकर रिक्रूट करना. हेड हंटिंग में किसी भी इंडस्ट्री के इंसान को उठा सकते हैं, क्योंकि जो टॉप लेवल इंसान होता है वो काम थोड़ी ना करता है, वो तो मैनेज कर रहा है ओवरऑल. तो हेड हंटिंग इज बेसिकली फॉर टू रिक्रूट द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड हेड हंटिंग. हेड हंटिंग और पोचिंग में कोई डाउट हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. All those candidates who are joining the very first time, please do like and subscribe my channel. आयुषी, इस आईडी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज. ठीक है, तो हेड हंटिंग और पोचिंग समझ में आ गया. आगे बात करते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट्स की. एडवर्टीजमेंट ऑन न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट न्यूज़पेपर जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होते हैं, एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट. तो वाइल गिविंग सर्टन एडवर्टीजमेंट जो होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट. फिर हुआ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बहुत सारी जगह देखा होगा कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट होता है. उसके अंतर्गत हम लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बहुत बार सरकारी संस्थाओं में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सचेंज कर दिया गया, एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस में एक्सचेंज कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सचेंज कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. कैंपस रिक्रूटमेंट आप लोगों को पता ही है कि कंपनियां डायरेक्टली विजिटिंग द कॉलेजेस और वहां से बल्क में रिक्रूटमेंट करती हैं. तो कैंपस रिक्रूटमेंट हम लोग कब करते हैं? जब हमको बल्क में रिक्रूटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट में कॉस्टिंग बहुत कम आती है, एक जगह पर बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रिक्रूटर हम लोग इजिली कर सकते हैं. तो कैंपस रिक्रूटमेंट आप लोगों को पता ही है, कॉलेज सीधे सीधा कॉलेजेस में जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए, और वहां पर इंटरव्यू लीजिए बच्चों का, फाइनल ईयर के बच्चों का, एमबीए का, बीटेक का, एमसीए का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस और अकॉर्डिंगली आप फिल कर लीजिए अपनी वैकेंसीज को. कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? नोट करिए कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स मतलब जब हम लोग देश में हाईली अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए.
वेरी गुड इवनिंग। कैजुअल कॉलर्स होता है कि जब देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा होता है, सोसाइटी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हम लोग डायरेक्टली कहीं पर भी घूम रहे होते हैं, अपनी सीवी ड्रॉप करके चले आते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईली कैजुअल कॉलर्स। तो कैजुअल कॉलर्स इज ऑल अबाउट जब देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, इन सच अ कंडीशन व्हाट एक्चुअली यू डू, हम लोग अपनी जो कंपनी जिसमें नौकरी करना चाहते हैं उसमें सीवी ड्रॉप करके हम लोग चले आते हैं, उसको बोलते हैं कैजुअल। वैकेंसी है या नहीं है ये नहीं पता हमको, वेदर द वैकेंसी इज देयर और नॉट, रिक्रूटमेंट वहां पर चल रहा है या नहीं चल रहा नहीं पता, बट कैजुअल कॉलर्स की स्थिति में क्या करते हैं, व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई इन द कंट्री, व्हाट एक्चुअली वी डू, कि हम लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे होते हैं, अपनी सीवी ड्रॉप करके चले आते हैं जहां पर आप नौकरी करना चाहते हो, और फिर जब उनको जरूरत होती है, व्हेनेवर दे हैव रिक्वायरमेंट दे गिव यू कॉल। कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट पता ही आप लोगों को, वो 50% सैलरी ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, उसके बाद वो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉब कंसल्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स। हु आर द कॉन्ट्रैक्टर्स? कॉन्ट्रैक्टर्स इज द दोज पर्संस कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो एक आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हम लोग रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स में हमने क्या करा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने बोल दिया कि उनको 100 लोग चाहिए, उनके पास पहले से 200-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, आपने जब भी उनसे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग चाहिए, आप उनको बोल दीजिए, वो आपको रिक्रूटमेंट, आपको लेबर प्रोवाइड करा देंगे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इज ऑल्सो इज बेसिकली फॉर द लोअर लेवल जॉब्स। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये लोअर लेवल जॉब्स के लिए होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास हजारों नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर्ड होते हैं, जब भी आपको 2, 4, 10, 20, 50 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आप उनको अप्रोच करिए और अपने यहाँ बुला लीजिए। अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स होता है, आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग ऐसे ही कहीं पर भी अप्लाई कर देते हैं, ईमेल आईडी मिल गई हमको कि कंपनी के करियर पेज पे जाके अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स और कैजुअल कॉलर्स ऑलमोस्ट सेम थिंग है। कैजुअल कॉलर्स और अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स दोनों ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बस कैजुअल कॉलर्स होता है कि जब देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे होती है, ऐसी स्थितियों में हम लोग मार्केट में जाते हैं और सीवी जमा करके चले आते हैं, जहां पर भी जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान में सीवी देनी होती है। अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स, बेरोजगारी से मतलब नहीं, आप नौकरी आपके पास है, उसके बाद भी आप अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हो, आपने क्या करा, ऐसे किसी कंपनी के कैरियर पेज पे जाकर या किसी कंपनी की ईमेल आईडी मिल गई आपको, या आपने अपना सीवी लिया, प्रिंट आउट निकाला और 15-20 जगह आपने पोस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अनसॉलिकेटेड एप्लीकेंट्स। फिर आया एडवर्टीजमेंट एट फैक्ट्री गेट। Identifying and approaching the suitable employed people to fill business positions. Hard hunting is basically for the top level executives. Whenever we are filling the vacancies for the top level employees, that is called hard hunting. Advertisement at a factory cost. एडवर्टीजमेंट एट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब आपने देखा होगा कहीं भी लिखा होता है, किसी दुकान मॉल में जाइए आप, कहीं लिखा होता है रिक्वायरमेंट फॉर द सेल्स बॉय एंड सेल्स गर्ल, या बी रिक्वायर्ड, आपने फैक्ट्री के सामने एडवर्टीजमेंट दे दिया, अपनी फैक्ट्री के सामने, अपनी दुकान के सामने, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एट द फैक्ट्री गेट। कई बार आप दिल्ली नोएडा में जाइए, बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस हैं या बहुत बड़ी कंपनियां, वहां पर एडवर्टीजमेंट एट द फैक्ट्री कोड मेनली लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए होता है। इसमें क्या करा आपने, अपनी कंपनी के बाहर एक पोस्टर लगा दिया कि हम लोग 50 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है, 100 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है, यू कैन ड्रॉप योर सीवी, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एट द फैक्ट्री कॉस्ट। कई बार हम लोग मॉल में जाते हैं तो उसमें भी लिखा होता है, मैकडोनल्ड में जाइए लिखा होता है हायरिंग ओपन, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एट द फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हुआ एक्विजिशन एंड मर्जर। सीधी सी बात है, अब हम लोग जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जब भी इंप्लॉयज आते हैं साथ में, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर किया तो आइडिया के इंप्लॉयज भी आ गए। तो एक्विजिशन और मर्जर में, जब मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनी मिल जाती है आपस में, व्हेन द टू कंपनी मर्ज एंड दे स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मर्जर। एक्विजिशन में होता है टू एक्वायर समवन, आपने किसी को खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। तो एक्विजिशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी को एक्वायर कर लिया तो उसका सेल्स फोर्स, उसके इंप्लॉयज भी तो साथ में आ जाएंगे। मर्जर में जब दो कंपनियां साथ में काम करती हैं तो मिल जाती हैं, एक बन जाती हैं, तो दोनों कंपनियों के इंप्लॉयज भी साथ में होंगे। कॉम्पिटिटर का आपने कॉम्पिटिटर के इंप्लॉयज को भर्ती कर लिया। ये रिक्रूटिंग, दैट इज कॉल्ड, आपने आजकल देखा होगा नौकरी.com,
टाइम्स जॉब हो गया, monster.com हो गया, बहुत indeed.com हो गया, दैट इज कॉल्ड ई रिक्रूटिंग। अब बताइए, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, स्टार्ट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज टू एक्सटर्नल सोर्सेज, कोई भी डाउट हो किसी को तो बताइए। कोई डाउट हो तो बताइए। Anyone is having any doubt, please do tell me. चलो, दैट इज ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट। अब स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन। वंस द रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीट, रिक्रूटमेंट कहां तक की होता है, जब तक कि आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता। वंस द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द कंपनी, देन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहां पर एंड होता है, जहां तक कि कंपनी अपना, जहां तक कि एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती। वंस द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू द कंपनी, देन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। सिलेक्शन क्या होता है, चयन करना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम पूरा हिंदी में भी इसीलिए पूरा आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिलेक्शन द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिसाइडिंग हु शुड बी हायर्ड अंडर लीगल गाइडलाइंस फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, इवेल्युएट करना, डिसाइड करना किसको हायर करना चाहिए, किसको हायर नहीं करना चाहिए अंडर द सर्टेन लीगल गाइडेंस फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। दुनिया का हर कंपनी यही चाहता है, जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं, लोग लंबे समय तक ही आपके साथ काम करें। बिकॉज या अगर जल्दी जल्दी लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे तो ये बहुत बुरा बैड इंपैक्ट डालता है कंपनी पे, बैड इंपैक्ट डालता है। दूसरा ये कि हर बार आपको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो दैट इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज लुक फॉर द, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एट्रिशन रेट कम से कम हो, रिटेंशन रेट ज्यादा से ज्यादा हो। और इफ यू जस्ट वांट टू बी रिटेन द एम्प्लॉइज फॉर द लॉन्ग टर्म, देन व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी हैव टू बी मेक द एचआर पॉलिसी इन सच अ मैनर। अच्छा एचआर पॉलिसी बनाना पड़ेगा ताकि एट्रिशन रेट को हम लोग कम कर सकें, रिटेंशन रेट को बढ़ा सके। तो सिलेक्शन क्या, सिलेक्शन होता है एक इंफॉर्मेशन गैदर करना, इवेल्युएट करना इंसान को, डिसाइड करना इंसान को, ताकि किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना है अंडर द लीगल गाइडेंस और फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कोशिश यही करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को आप हायर करिए। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, ये टोटली डिपेंडिंग ऑन द जॉब टू जॉब है। एक स्टैंडर्ड आपको बता दिया। आप देखिए आईएएस में क्या होता है, प्री मेंस साइकोलॉजिकल टेस्ट देन इंटरव्यू। नॉर्मली जगह केवल एक टेस्ट होता है फिर इंटरव्यू होता है, कहीं बहुत सारी जगह इंटरव्यू भी नहीं होता है, डायरेक्टली केवल रिटन टेस्ट पास करो नौकरी लग जाएगी। बहुत सारी जगह होता है केवल रिटन टेस्ट भी नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन जॉब टू जॉब सिलेक्शन प्रोसेस हमारा इट माइट चेंज। तो ये कोई एक आप ये मत समझिए कि ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल ये प्रोसेस है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको बता रहे हैं हम सिलेक्शन का, अदरवाइज इट माइट चेंज टाइम टू टाइम। सबसे पहले है स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। सबसे पहले जो आपने रिज्यूम सबमिट किया है या आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है,
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है आपने, या रिज्यूम और बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी। रिज्यूम होता है अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए, सीवी होता है डिटेल्ड। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो डिटेल्ड सीवी बनाते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलम विटे। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन और रिज्यूम सबमिट कर दिया है, उसको पहले स्क्रीन करा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। दोबारा टेस्ट हो गया, टेस्ट हमारा रिटन टेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, रेफरेंस चेक। आप लोग जो सीवी में रेफरेंस चेक लिखते हैं बात नीचे सबसे लास्ट में, रेफरेंस चेक हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर टोटली डिपेंड्स, एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। गॉट इट? क्लियर? So this is all about the steps in a selection process. अब टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो आजकल बहुत, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ, बेसिक क्वांट, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हम लोग इसमें पता करने की कोशिश करता है। तो वी कैन गेट द एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल टेस्ट और मैकेनिकल टेस्ट। अगर कोई मान लीजिए कोई किसी इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है जहां पर टेक्निकल जॉब है, जहां पर आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किसी इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किसी आप सुपरवाइजर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी गो फॉर सम सर्टेन मैकेनिकल टेस्ट आल्सो। तो मेंटल लेवल भी टेस्ट करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड भी टेस्ट करेंगे हम लोग, मैकेनिकल चेक भी करेंगे। फिर अचीवमेंट में जॉब नॉलेज, वर्क सैंपल। जॉब नॉलेज कितना है, उसको जो जिस पर्टिकुलर नौकरी के लिए रख रहे हैं उसको उसकी नॉलेज है या नहीं है, वो चेक करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पढ़ाने के लिए रख रहे हैं, मान लीजिए मार्केटिंग के लिए रख रहे हैं, तो मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एचआर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को रख रहे हैं, तो we have to be ask certain questions from the candidate whether they have certain knowledge about the HR or not. वर्क सैंपल, आपने उससे कुछ काम ले लिया, अगर उसने कुछ काम करके रखा हुआ है, अब असाइनमेंट चेक कराना है आपको, या कुछ आपने नॉर्मली उसको बोल दिया, जैसे कि टेलर है, सपोज दैट टेलर को बोल दिया जाइए आप पहले ऐसा 10 वर्क सैंपल लेके आइए जो आपने खुद से बनाया हुआ है। तो समटाइम्स कभी कभी होता है, हम लोग भी इंटरव्यू देते हैं तो वो मांग लेता है कि वीडियोस लेके आइए, वर्क सैंपल आइए, व्हाट एक्चुअली यू हैव डन, अपना रिसर्च पेपर भेजिए, हमको थीसिस भेजिए। दैट इज ऑल अबाउट द वर्क सैंपल। आपको अपना काम का सैंपल देना पड़ेगा। फिर पर्सनालिटी में ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, सिचुएशनल इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रोजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पर्सनालिटी भी हम लोग चेक करेंगे। तो एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, मेंटल चेकअप, मैकेनिकल चेकअप, जॉब नॉलेज, वर्क सैंपल, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टिविटी चेक करेंगे, सिचुएशनल, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान कैसे काम कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द सिचुएशनल टेस्ट। गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ टेस्ट, it should be supplement not substitute other method. Are a screening device or not precise measures. Test conditions are important, must be conducted assessed for the competent person, by the competent person. जो भी टेस्ट ले रहा है उसके कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। सपोज दैट अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप पीएचडी करे हुए हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो केवल मास्टर्स करा हुआ, तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो ऑल दोस पर्सन्स हु आर एक्चुअली टेकिंग द टेस्ट, they should have qualified person, they should have competent, they should have enough competent. ठीक है, तो गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ टेस्ट शुड सप्लीमेंट नॉट सब्सिट्यूट। अब मान लीजिए कि मेंटल की जगह मैकेनिकल ले लिया, मैकेनिकल की जगह जॉब नॉलेज, सब्सिट्यूट नहीं करना है, जो टेस्ट लेना है वही टेस्ट लेना है। इट इज वेरी स्क्रीनिंग डिवाइसेस और नॉट प्रिसाइज मेजर, प्रिसाइजली मेजर नहीं करेंगे, पूरी तरह से टेस्ट लेंगे। टेस्ट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी कंडक्टेड असेस्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। अब आया टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, सिचुएशनल इंटरव्यू, इंटरव्यू यूजिंग अदर मीडिया। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, जहां पर कोई भी क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, देयर इज नो सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। आप इंटरव्यू पैनल में गए, आप बैठे हुए हैं, आपने इंटरव्यू देना है, तो एक जो एम्बियंस, जो एटमॉस्फेयर जो बना रहा है इंटरव्यू देने का, वो भी एक बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बाद में लेंगे, पहले क्लियर कर लें।
टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर में जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर बना रहे हैं जहां पर इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी एक बहुत फॉर्मल क्रिएट नहीं करा है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस कहीं से पूछ रहे हैं, एक डायरेक्शन में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि कहां से आए हो आप, मतलब रादर देन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू स्टार्टेड डायरेक्टली आस्किंग अबाउट सम सर्टेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। आपको पता ही नहीं कहां से क्या पूछना है, कहीं से भी कोई कुछ भी पूछ सकता है, देयर इज नो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। भाई हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर और पैटर्न इंटरव्यू की। स्ट्रक्चर और पैटर्न इंटरव्यू में यहाँ पर आपका अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चंस हमारा सिस्टमेटिक होता है, एक व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैटर्न होता है हमारा कि पहला क्वेश्चन कौन होगा, सेकंड क्वेश्चन कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, सिक्स कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और पैटर्न क्वेश्चन। एटमॉस्फियर भी हम लोग फॉर्मली क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फियर भी हम लोग फॉर्मली क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और पैटर्न इंटरव्यू। फिर आया पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में जब 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, एक पैनल बना होता है। पैनल, ऑल दोस पर्संस हु आर सिटिंग इन अ पैनल, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट एक्सपर्टीज। तो जहां पर हम लोगों को एक इंसान के अंदर से कई सारे डायमेंशन चेक करने होते हैं, कई सारे डायमेंशन चेक करने होते हैं। व्हाट एक्चुअली वी डू, हम लोग उसमें क्या करेंगे कि एक पैनल को बैठा दिया 3, 4, 5 लोगों को, ऑल दोस पर्संस हु आर सिटिंग इन अ पैनल, दे आर हैविंग सम सर्टेन एक्सपर्टीज। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर इंटरव्यू लेने के लिए बैठा दे जिनको अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज है, दैट इज कॉल्ड पैनल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू, जहां पर इंटरव्यू देने वाले 3, 4, 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। आपने 5, 7 लोगों को बैठा दिया, कोई टॉपिक दे दिया डिस्कस करने को, उसमें से 2 लोगों को उठा लिया। तो ग्रुप इंटरव्यू इज ऑल अबाउट व्हेन द मोर देन वन पर्सन इज गिविंग द इंटरव्यू। जब 2, 4, 5, 10 लोग एक साथ में बैठ के इंटरव्यू देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है कि आप बैठे हुए 5 लोग पैनल में बैठे हुए हैं, एक ने कोई क्वेश्चन पूछा, पहला आप आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए, दूसरे ने क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे ने कंप्लीट नहीं कर पाए, तीसरे ने क्वेश्चन पूछ लिया, चौथे ने पूछ लिया, पांचवें ने पूछ लिया। दे आर पुटिंग सर्टेन स्ट्रेस ऑन यू एंड हाउ एक्चुअली यू आर हैंडलिंग दोज स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटरव्यू। तो स्ट्रेस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या करता है, आपके ऊपर स्ट्रेस डालता है, एक बार में 4-5 क्वेश्चन आपके पूछ लेगा, उसके बाद आपको कैसे टैकल आउट करना है, कैसे हैंडल आउट करना है, दैट इज ऑल अबाउट टोटली योर टैलेंट। बिहेवियरल इंटरव्यू, सिचुएशनल और इंटरव्यू यूजिंग अदर मीडिया। बिहेवियरल अभी आगे बताएंगे। सिचुएशनल, कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन दे दिया, सपोज दैट रिटेल स्टोर में आपकी रिटेल स्टोर मैनेजर की नौकरी लगी, सपोज दैट आपके स्टोर मैनेजर की नौकरी लगी, उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी कि एक काउंटर में 4 काउंटर आपके चल रहा है, बिलिंग काउंटर 4 चल रहा है, आपके एम्प्लॉयज केवल 3 है, लाइन बहुत लंबी लगी है, तो कस्टमर का क्यू है बहुत लंबा लगा हुआ है, उसी बीच किसी कस्टमर का कहीं से लड़ाई हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे टैकल आउट करोगे, खुद जाके काउंटर पे बैठोगे, पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल इंटरव्यू। कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपको दे दिया, उस सिचुएशन में अपने आप को ढालो और फिर उसको बताइए कैसे ओवरकम करोगे। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू, दिस इज क्लास फॉर द यूपी पीजीटी, दिस इज क्लास फॉर नॉट टीजीटी पीजीटी। जो भी आपका क्लास रात के 9 बजे होगा, यू डोंट नीड टू बी वरी। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू, वीडीआई। अजम्पशन क्या होता है, वेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट परफॉर्मेंस इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। वेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस इज द पास्ट परफॉर्मेंस इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू हम लोग उसका बिहेवियर चेक करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी स्थिति होगी, फ्यूचर में कैसे काम करोगे, उसको चेक करने के लिए हम लोग पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि पास्ट में आपने कैसे काम किया, इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, सेम परिस्थितियों में आपने पास्ट की परफॉर्मेंस में कैसे काम किया था, कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू। ओवरकम्स एक्सीलेंस assumption, experience equal the experience, excellence, required candidate to give specific examples of how they perform the job duty। तो बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू में है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, इन परिस्थितियों में आपने पास्ट में ऐसी परिस्थितियां आई थी तो आपने कैसे चीजों को टैकल आउट किया था, उसी के बेसिस पे हम लोग इंसान को रिक्रूट करते हैं, कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू।
एग्जाम्पल, हम लोग मिडिल मैनेजर के लिए इसको रिक्रूट करते हैं, जैसे मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन आर इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब। टेल मी अबाउट योर मोस्ट सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन टू अ मैनेजर मीटिंग। What was the topic of the presentation? What were your objective for the meeting? When did you start preparing for the meeting? What did you do to prepare? What was your role at the meeting? मतलब हम लोग ये मिडिल मैनेजर्स के लिए रखते हैं। इसमें आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आपके काम का ही है ये भी। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स में क्या होता है, मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस आर मोस्ट पार्ट ऑफ, जैसे कि मैं बीडीए का एग्जांपल दिया हुआ है कि उसको बोल दिया कि आपका प्रेजेंटेशन, तो आखिरी प्रेजेंटेशन दिया था, वो प्रेजेंटेशन कैसा था, टॉपिक क्या था, उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने स्टार्ट कितने दिन पहले करना शुरू किया था, कैसे प्रिपेयर किया था, आपका उस पर्टिकुलर मीटिंग में रोल क्या था। दैट इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू ने आपको बताई दिया कि हाइपोथेटिकल, सिचुएशनल इंटरव्यू में हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे आपको, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी कि उस परिस्थितियों में कैसे काम करोगे, ये हमने आपको बता ही दिया है। आप बताइए कोई डाउट इसमें? इन 8 टाइप का इंटरव्यू बताया, अनस्ट्रक्चर, नॉन डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर, पैटर्न, पैनल, ग्रुप, स्ट्रेस, बिहेवियरल, सिचुएशनल। इससे मतलब नहीं इंटरव्यू यूजिंग अदर मीडिया, मतलब भाई टेलीफोनिक और ये सब हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स का इंटरव्यू बताया, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, नाटक एग्जाम दे सकते हैं, वैसे आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। नाटा इज बेसिकली फॉर द आर्किटेक्चर who just want to be getting the admission in a BR, Bachelor of Architecture or Master of Architecture, you have to be give the NATA examinations. आगे बढ़ते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू बता दिया कि हाइपोथेटिकल का सिचुएशन दे दिया, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में कैसे ड्यूटी परफॉर्म करोगे। क्वेश्चंस फोकस ऑन व्हाट एन एप्लीकेंट वुड बी डू इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक सिनेरियो दे दिया, सिचुएशन दे दिया, हमने आपको बताया था, भी एग्जांपल दिया था। अब है प्रॉब्लम विद द सिलेक्शन इंटरव्यू। कभी कभार होता है बायस हो जाता है, आप बायसनेस आ गई, आपने किसी को रख लिया, किसी को नहीं रखा, सोर्स लगा दिया। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होती है आपने कि आप स्टीरियोटाइप सोचिए, आपकी स्टीरियोटाइप है संकुचित, ठीक है, नैरो सोच है आपकी। स्टीरियोटाइप सोच होती है कि आप किस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। whenever you are judging the individuals on the basis of one characteristics of the candidate, that is called stereotype। तो आपकी सोच ही बहुत स्टीरियोटाइप की है, तो आप किसी को नहीं रखना है। मान ली किसी को बहुत अच्छा है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी सीवी बहुत अच्छी है, बट उसका थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा खराब है, तो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, इसका मतलब उसको नहीं आता, मतलब जिसकी अंग्रेजी खराब है वो इंटेलिजेंट नहीं है, अपने इंडिया में यही माना जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप सोच। इनिशियल इंप्रेशन कि आप मतलब इनिशियल इंप्रेशन को आप जैसे ही वो रूम में आया, जैसे वो रूम में एंट्री किया, वो चेयर पर बैठा, उसका इनिशियल इंप्रेशन खराब हो गया। उस इनिशियल इंप्रेशन के खराब होने की वजह से उसके ओवरऑल इंटरव्यू को आप मिसजज करके चले गए, आपने सही से जज ही नहीं किया उसको। तो दैट इज कॉल कि सपोज दैट एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका इनिशियल इंप्रेशन खराब हो गया, उसके बाद उसने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, जो कुछ आपने पूछा उसने सब कुछ बताया, डिस्पाइट ऑफ ही और सी हैज नॉट गॉट सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका इनिशियल इंप्रेशन खराब हो गया।
मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द इंटरव्यूअर्स, कभी कभार होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी मेमोरी कैपेसिटी नहीं है, वो भूल गया। आपने पहले 50 लोगों का इंटरव्यू ले लिया, 50 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद में 5 लोगों को रिक्रूट करना है। आप भूल ही गए कि पहले वाले ने क्या बोला था, सेकंड वाले ने क्या बोला, थर्ड वाले ने क्या बोला। आप सबका इंटरव्यू भूल गए कि उसने रिस्पॉन्स कैसे किया था, सबका रिस्पॉन्स भूल गए आप। तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी कैपेसिटी नहीं है, आपको चीजें याद ही नहीं रह रही है बहुत लंबे समय तक की। तो क्या होगा आपका, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल कि मेमोरी कैपेसिटी ऑफ इंटरव्यू, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिसीजन स्ट्रेटजी, कंपनसेटरी, नॉन कंपनसेटरी, कॉम्बिनेशन। कोई डाउट है यहां तक की? डिसीजन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं? कंपनसेटरी, नॉन कंपनसेटरी और कॉम्बिनेशन, मिक्स ऑफ बोथ अप्रोच। कोई इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब नहीं है इससे। अब है कॉस्ट ऑफ पुअर सिलेक्शन, अगर सही से आपने सिलेक्शन नहीं किया है तो उसकी क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है आपको। अगर आपने जो जिन लोगों को रिक्रूट किया है, अगर वो सही तरीके से रिक्रूट नहीं किए लोगों को, तो उसकी क्या कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है। ठीक है, पहला है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है, देखिए। री एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, मतलब आपको दोबारा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, दोबारा रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड री एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। पैनल टाइम एंड एफर्ट, जो पैनल जिन लोगों ने बैठ के इंटरव्यू लिया है, उनका टाइम और एफर्ट खराब हुआ, उनका समय खराब हुआ, उनकी कोशिशें खराब हुई। एचआर का, जो आपकी टीम में एचआर स्टाफ टाइम एंड एफर्ट, एचआर का टाइम खराब हुआ, एचआर का एफर्ट्स खराब हुए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। हिडन कॉस्ट क्या हुई? रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, आपके संगठन की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब आपने कैपेबल लोगों को हायर नहीं किया, आपको जिसको हायर करना चाहिए था, कंसर्न इंसान को हायर नहीं कर पाए, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। टैलेंटेड इंसान नहीं होगा तो अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। लॉस प्रोडक्टिविटी वाइल पोजिशन वैकेंट, अगर पोजीशन वैकेंट रहेगी तब भी प्रोडक्टिविटी लूज करोगे, वाइल होगा ये। टाइम टेकन फॉर न्यू हायर टू बिकम प्रोडक्टिव, अब नया इंसान को हायर करोगे तो उस पर टाइम लगेगा। ये इससे मतलब नहीं है कुछ भी। थैंक यू। कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी। टुडे इज द लास्ट क्लास हमने बोला था 3 दिन की डेमो क्लास देंगे, तो आज डेमो क्लास खत्म हो गया। तो जिन बच्चों ने अभी तक की एडमिशन नहीं लिया, तो प्लीज टेक इट द एडमिशन, ताकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो सके। तो आज ही आप एडमिशन लीजिए, तभी आपको क्लासेस मिल पाएंगी मंडे से। तो ऑल दोज कैंडिडेट हु हैवंट टेकन द एडमिशन, प्लीज गेट इट एनरोल्ड फॉर द एडमिशन। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी हैव टू बी क्लोज द लेक्चर टुडे। किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है।
एग्जाम अभी अगस्त से पहले नहीं होगा, जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्जामिनेशन होगा नेट का। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।